नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है आरएएस प्री भर्ती परीक्षा के लिए और साथ ही साथ एसआई भर्ती परीक्षा के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरएएस का प्री एग्जाम का सिलेबस और एसआई का जो फर्स्ट पेपर है हिंदी के अलावा जो परीक्षा होती है वो दोनों एक जैसा ही है दोस्तों, तो वहां पर भी हमारे लिए उतनी ही उपयोगी हो जाती है। तो दोस्तों, ये हमारा सिलेबस है। सबसे पहले हम थोड़ा सिलेबस को देखें, क्योंकि हमें यही इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है जो इन दिनों में पूरा करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा पॉलिटी का सिलेबस चल रहा है उसी तरह से हम इसको बड़े अच्छे ढंग से पूरा करने वाले हैं। तो यहाँ देखिएगा, बजट निर्माण है, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, राष्ट्रीय आय, समृद्धि और विकास, लेखांकन, स्टॉक एक्सचेंज, राजकोषीय मौद्रिक नीति, सब्सिडी, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति। इसके अलावा आर्थिक विकास और आयोजन, जिसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र देखेंगे, प्रमुख आर्थिक समस्याएं देखेंगे, मानव संसाधन और आर्थिक विकास देखें जिसमें मानव विकास सूचकांक है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक है, गरीबी और बेरोजगारी है। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता है। दोस्तों, इतना सारा हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, जो हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसमें ध्यान दीजिएगा, दो तरह का सिलेबस हमारा आता है। एक तो ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, जिसमें हमारे सैद्धांतिक ज्ञान हमें पढ़ना पड़ता है जो यहाँ दे रखा है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, करंट का भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी इकोनॉमिक सर्वे। वो भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन पहले अपने बेसिक चीजों को समझ लें। तो इकोनॉमिक्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बेसिक नॉलेज यहाँ से पढ़ने के बाद में अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़ते हैं तभी आपका इकोनॉमी का सिलेबस पूरा होगा दोस्तों। और मार्केट में कोई भी बुक इसके लिए अवेलेबल नहीं हो पाती है, क्योंकि एक तो इसका सिलेबस जो है वो बदलता रहता है करंट के अनुसार। दूसरी बात कि अगर आप किताब लेने भी जाएंगे तो हर किताब में इतनी सारी मतलब जो कंटेंट है या फिर हम कहें डाटा है वो पुराना मिलता है। तो इकोनॉमी सर्वे के द्वारा ही वो अपडेट होता है। बाकी सारी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी की बात करें, एम लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम का रह गया, ज्योग्राफी के लिए महेश बनवाल सर का रह गया, और ऐसे हिंदी के लिए राघव प्रकाश का रह गया, और इंग्लिश के लिए जब हम बात करते हैं तो बीके रस्तोगी सर की बात करते हैं। तो ये सब अपने आप में एक संपूर्ण सिलेबस होता है दोस्तों। लेकिन जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो कोई बुक अच्छे से नहीं मिलती, तब आपको डिपेंड रहना पड़ेगा नोट्स के ऊपर। किसी कोचिंग के अच्छे नोट्स ही आपको तैयार करने पड़ेंगे, वही आपके काम आने वाले हैं। मैं जो आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ बिल्कुल लेटेस्ट होगा, और आज तक जिस दिन तक करवाया जा रहा है उस दिन तक का ये रहेगी कोशिश कि आपको अपडेट कंटेंट जो है उपलब्ध करवाया जाए। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से देखना पड़ेगा दोस्तों, इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है, सिलेबस आपका पूरा होने वाला नहीं है। आज की पहली क्लास से थोड़ी छोटी रखेंगे, और बिल्कुल देखिएगा यहाँ सिलेबस में जो हमारा पहला टॉपिक है बजट निर्माण, बिल्कुल यहीं से शुरू करेंगे और एक एक करके ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, बजट का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, ये क्लासेस हमारी आधारित है क्लासरूम के हैंड रिटन नोट्स के ऊपर दोस्तों, ताकि जो है पूरा सही सही और अच्छे से कंटेंट जो है वो आपको उपलब्ध करवाया जा सके और जल्दी से आपका सिलेबस भी पूरा हो सके। तो चलिएगा, बिना समय गंवाए चलते हैं हम हमारी पीडीएफ की तरफ और देखते हैं आज क्या कुछ हम नया सीखने वाले हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखनी जरूरी है इकोनॉमी के एस्पेक्ट से। तो दोस्तों हम बात करेंगे बजट निर्माण के संबंध में। उससे पहले थोड़ा सा हम देख लें कि बजट होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी हम सार्वजनिक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं, तो पब्लिक फाइनेंस के अंदर देखिए, एक तो केंद्र के जो वित्तीय संसाधन है, कौन सा लेना है कौन सा देना है। इसके अलावा सार्वजनिक वित्त का जो आय व्यय है वो सारा का सारा, यानी सरकार के जो भी आय और व्यय होता है वो सार्वजनिक वित्त के रूप में हम देखते हैं। और इस सार्वजनिक वित्त का जो प्रबंधन किया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, बजटीय प्रबंधन किया जाता है। यानी आय व्यय का जो लेखा जोखा है उसे ही हम सार्वजनिक बजट के रूप में देखते हैं। अगर हम बात करें बजट क्या होता है, बजट किसे कहते हैं, तो सामान्यतः ये इतना कॉमन वर्ड है कि जब हम किसी दुकान से भी चीज लेने जाते हैं तो ये हमारे बजट में है या नहीं है, यानी आय और व्यय के अनुसार जो हम है उसका बाय या सेल का आकलन करते हैं दोस्तों।
वैसे ही जैसे हम हमारे घर का बजट ये बनाते हैं कि एक साल में हमारे पास में कितना आया और कितना गया और आने वाले साल में हमारे कौन कौन से खर्चे हैं उनको लेखा जोखा रखते हैं, तो घर का बजट होता है। वैसे ही जो हमारी सरकार है, पूरी केंद्र की सरकार है, वो भी पूरे डिपार्टमेंट्स का, सभी डिपार्टमेंट्स में, सभी योजनाओं में कितना पैसा खर्च होने वाला है, कितनी हमारी आय होने वाली है, उन सभी का एक लेखा जोखा तैयार करती है, जिसे हम सामान्य भाषा में बजट के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं बजट की, तो बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि में, तो बजट के लिए देखिएगा एक साल की सीमा रखी गई है, लेकिन एक साल कौन सा है, 1 जनवरी से दिसंबर वाला नहीं है, बल्कि हम बात करते हैं एक वित्तीय वर्ष की। और वित्तीय वर्ष का मतलब यहाँ हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी जो भी हमारे डाटा तैयार होंगे, जो भी हमारी प्लानिंग तैयार होगी, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए तैयार होती है। और ज्यादातर आपने सुना भी होगा ना कि 31 मार्च आने वाली है, क्लोजिंग आने वाली है, सभी जो लोग हैं, बाजार के लोग भी हैं, दुकानदार भाई भी हैं, वो अपना खाते जो हैं वो क्लोज करते हैं, ताकि नया फाइनेंशियल ईयर जो है ना हमारा, वो 1 अप्रैल से लगता है दोस्तों। तो एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की आय और व्यय के अनुमानों का, ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम, आय और व्यय के अनुमानों का जो विवरण है उसे हम क्या कहते हैं, बजट के रूप में देखते हैं। जब हम बात करते हैं, अभी देखिएगा 2023 और 24 की जब हम बात करें, तो इस समय क्या क्या होगा दोस्तों। इस समय देखिएगा, एक तो 22 और 23 के दौरान जो कुछ भी हुआ, क्योंकि उसके पूरे डाटा हमारे पास में आ चुके हैं, 23 के डाटा अभी चल रहे हैं, और 24 तक जो भी हमारा होने वाला है। तो सामान्यतः इसको इस तरह से समझिएगा, इसमें जो भी डाटा तैयार किया जाता है वो वास्तव में कितने सालों का होता है, वो 3 सालों का होता है। देखिएगा, जब अपने 1 मार्च को जब अपना नया फाइनेंशियल शुरू होने वाला है, तो वो कौन सा होगा, 23-24 का होगा। और उससे पहले जो चल रहा है वो 22-23 का है, ये पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बजट तो कब आ गया दोस्तों, फरवरी में ही आ गया, तो ये पूरा नहीं हुआ है ना। लेकिन फिर भी क्या है, 22-23 के कुछ डाटा हमारे पास में होते हैं, लेकिन 21-22 के जो आंकड़े हैं वो हमारे पास में पूरे होते हैं। इसलिए इन सभी वर्षों का जो है वो आकलन यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन हम जो बजट है वो किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी भी सरकार के आय और व्यय का जो लेखा जोखा है उसे हम बजट के नाम से जानते हैं। तो क्या इसका संविधान में कहीं उल्लेख किया गया है? हाँ जी, बिल्कुल किया गया है। आर्टिकल 112 के अंदर जो है हमें बजट का उल्लेख देखने को मिलता है। हालांकि 112 में अगर हम कहीं बजट शब्द आप ढूंढोगे तो बजट शब्द आपको नहीं मिलेगा, यानी संविधान में कहीं बजट शब्द लिखा हुआ नहीं है। इसको जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो बजट शब्द आपको संविधान में नहीं मिलता है, वित्तीय विवरण के नाम से हम इसको जानते हैं। बजट क्या होता है, तो बजट आगामी आने वाले वित्त वर्ष का, ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे मान लीजिएगा फरवरी में जब हम देखिए बजट बना रहे हैं, यानी नेक्स्ट फरवरी में जब हम 24 तक पहुंच चुके होंगे, जब हम वहां बजट बनाएंगे तो 24 और 25 में जो जो कार्य हमें करने हैं उसके लिए बनाते हैं। तो आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों, यानी कहां कहां से हमें आय होनी है या हमें आय करनी है, और कहां कहां हमें व्यय करना है, और हमारी योजनाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, इन सभी का जो विवरण होता है उसे ही हम बजट के नाम से जानते हैं। तो 3 चीजें हमने यहाँ देखी, सरकार की प्राप्तियां हैं, सरकार का व्यय है, और सरकार की जो भी आने वाली योजनाएं हैं उन सभी का विवरण यहाँ पर होता है। अब हम इस क्लास में ये समझेंगे कि सरकार की प्राप्तियां और जो व्यय है वो कौन कौन सा होता है। सरकार की जो प्राप्तियां हैं दोस्तों, हम उसे 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो राजस्व प्राप्ति है और एक पूंजीगत प्राप्ति है ना। इसको आय कहेंगे और इसको व्यय कहेंगे, सॉरी इसको आय कर लीजिएगा काट के। प्राप्ति का मतलब क्या होता है, आय होता है। सरकार की प्राप्तियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, राजस्व आय और पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्ति। हम एक एक को अब समझते हैं। जब हम बात करते हैं राजस्व प्राप्ति की, यानी ऐसी प्राप्तियां, ऐसी आय जो हमें राजस्व के रूप में प्राप्त होती है। दोस्तों काफी पुराना शब्द है, जब आप मुगल शासन पढ़ते हो तब भी राजस्व के स्रोत अपने देखते हैं। यानी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसी राजस्व आय, राजस्व आय हमें किसे कहेंगे, एक तो ये हमें रेगुलर मिलती रहती है, ये हमें क्या होगी, हर साल मिलती रहती है। जैसे टैक्स के रूप में सरकार को जो आय मिलती है, हमें सैलरी के रूप में जो आय मिलती है, वो रेगुलर एक आय जो हमें प्राप्त हो रही है ना, वो क्या कहलाएगी, राजस्व प्राप्ति। एक तो कभी भी आपको पहचान करना हो कि फला आय जो है वो
राजस्व है या नहीं, जो हमें रेगुलर प्राप्त हो रही है, वो हमारी राजस्व प्राप्ति होती है। और इसकी पहचान ये है कि एक तो देखिएगा, जब भी अपनी आय हो तो या तो हमारी परिसंपत्ति कम हो सकती है या हमारी देनदारी बढ़ सकती है। तो ऐसी आय जिसमें न तो हमारी जो परिसंपत्ति कम होती है, न ही हमारी कोई देनदारी बढ़ती है, ऐसी आय को हम क्या कहेंगे, राजस्व आय कहते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिएगा सरकार को टैक्स के रूप में जो आय मिली, तो उसमें कौन सी सरकार की संपत्ति कम हो गई और कौन सी नई देनदारी उसमें बढ़ गई। मान लीजिएगा आपने किसी से उधार ले लिया, तो उधार लेने से आपके पास में आय तो आ गई, आप उसको खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपकी देनदारी बढ़ गई, तो फिर वो राजस्व नहीं कहलाएगी। आपने मान लीजिएगा अपनी कोई बाइक या कोई देखिए मकान बेच दिया, आपके पास में आय तो आ गई, लेकिन उसके लिए क्या हो गया, आपकी एक परिसंपत्ति कम होगी, आपकी एसेट्स कम हो जाती है दोस्तों। और दूसरा भी जो मैंने कहा, वो तो एक ही बार आएगी, उधार आप रोज तो देखिए नहीं ले सकते हैं ना, रोज तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। तो ये एक बार होता है सामान्यतः, और जो राजस्व प्राप्ति है वो हमें रेगुलर मिलती रहती है। तो ध्यान दीजिएगा, राजस्व आय ऐसी आय जिससे सरकार की न तो कोई संपत्ति कम होगी और न ही कोई देनदारी बढ़ती है। तो यही हमारी राजस्व प्राप्ति होती है। राजस्व प्राप्ति के स्रोत को देखेंगे तो हम इसे थोड़ा सा और समझ पाएंगे। एक तो हमारे पास में होती है कर राजस्व आय, और एक हमारी होती है गैर कर राजस्व आय। कर राजस्व आय कौन सी होगी, जो हमें टैक्स लगा करके मिलती है, वो हमारी कर राजस्व आय होगी। अब टैक्स जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो हमें जिस पर प्रत्यक्ष कर लगाया गया है वो कर वो उसी को देना होता है, कोई दूसरा नहीं देता। लेकिन अप्रत्यक्ष कर जो होता है, जिस पर लगाया जा रहा है वो न देकर के कहीं और से ग्रहित करता है। जैसे मैं बात करूं कि आपके ऊपर इनकम टैक्स लगा, आगे लगेगा, जब आप लग जाओगे जॉब में जाओगे तो आपका क्या लगेगा, इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। अब वो टैक्स आप पर लगा है तो उसका भुगतान कौन करेगा, आप ही के खाते से कटना है, आपको ही भरना है। लेकिन जब हम अप्रत्यक्ष की बात करें, मान लीजिएगा आप कुछ चीजें खरीद के लाए और उसके ऊपर जीएसटी लगा, ठीक है। अब जीएसटी वैसे दुकानदार को वहन करना पड़ता है, लेकिन दुकानदार खुद नहीं करता, वो आपसे लेकर के सरकार तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी जिस पे लगाया गया है वो नहीं देगा, वो कंज्यूमर को लास्ट में घूम करके आता है। तो ऐसा कर क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो आयकर हो गया, निगम कर, संपत्ति कर, ये सारे के सारे कौन से कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं। अब इसके अलावा कर के अतिरिक्त राजस्व आय कौन सी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं फिर से दोहरा देता हूं, राजस्व आय ऐसी आय होती है जिससे न तो हमारी कोई परिसंपत्ति कम होती है, यानी कोई हमारी एसेट्स कम नहीं होगी, न ही हो कोई हमारी देनदारी बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, ये हमें रेगुलर रूप से मिलती रहती है दोस्तों। जैसे मान लीजिएगा ऋण पर ब्याज, ये कौन सा, मान लीजिएगा सरकार ने किसी एक कंपनी को कुछ पैसा उधार दिया है, लोन दिया हुआ है। अब ये एक कंपनी हर साल क्या कर रही है, मान लीजिएगा 5 रुपए आपको सरकार को दे रही है, तो ऋण पर क्या दे रही है, वो ब्याज दे रही है। अब ये जो ब्याज लिया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, वो राजस्व आय कहलाएगी। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी थी, सैलरी में से आपका कुछ पैसा बच गया, लाख रुपए बच गए, आप उनको क्या करते हैं, किसी जानकार को या किसी भी व्यक्ति को आपने जो है ब्याज के लिए दे दिए, या फिर आपने बैंक में जमा करा दिया, जिसका आप कंसिस्टेंटली जो है नियमित रूप से हर महीने आप उसमें से ब्याज निकलवाते रहते हैं। तो वो आपकी इनकम तो है, लेकिन उससे क्या आपकी एसेट्स कम हो गई क्या, नहीं, जो पैसा था आपका वो तो उतना ही पड़ा है, और हर महीने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ऐसी आय क्या कहलाएगी, राजस्व आय कहलाती है। इसके अलावा लाभांश, लाभांश मतलब डिविडेंड जिसको कहते हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हो गया, आरबीआई हो गई, सरकारी जो भी संस्थाएं हैं उनके अंदर डिविडेंड हर क्वार्टरली देखिएगा, जो भी रिजल्ट्स वगैरह इनके निकलते हैं तो उसमें डिविडेंड दिया जाता है, यानी लाभ के अंदर हिस्सा, कोई कंपनी का जो लाभ हो रहा है उस लाभ में से हिस्सा आपको दिया जाता है, सरकार को दिया जाता है, तो वो आ जाएगा। इसके अलावा देखिएगा कोई कंपनियां सरकार की ही है, खुद की है, उनको हर साल लाभ हो रहा है, तो वो लाभ भी किस में आएगा, कर राजस्व, गैर कर राजस्व में आता है, और राजस्व आय होती है। क्योंकि मान लीजिएगा कोई आपकी कंपनी है, जैसे एचपीसीएल हो गया, आईओसी हो गया, जब उसके अंदर हम बात करें कि जो प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट को अगर आप निकालते हैं तो कौन सी आपकी परिसंपत्ति कम हो गई और कोई किसी के प्रति कौन सी देनदारी बढ़ गई, नहीं बढ़ी ना। तो ऐसी लाभ को भी हम क्या कहेंगे, राजस्व के रूप में रखेंगे, और होगी राजस्व आय, लेकिन गैर कर है, ध्यान दीजिएगा,
इसके अलावा कोई फीस आपने लगा रखी है तो भी हो जाएगा, कोई दंड सरकार लेती है, कोई जुर्माना सेवाओं से, जैसे सरकार सेवा देती है बिजली की, बैंक की, तो उनसे मिलता रहता है, करेंसी प्रिंटिंग से आता है, इसके अलावा डाक टिकट से आता है, वित्तीय सेवाएं जो सरकार उपलब्ध करवाती है, बहुत सारी चीजें हैं जहां से वो रेगुलर इनकम प्राप्त करती रहती है। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए इसको लिखा था कि कर राजस्व आय कौन सी होती है, तो प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है और अप्रत्यक्ष कर कौन सा होता है। प्रत्यक्ष कर हो गया पर्सन पेज टैक्स फ्रॉम ओवन पॉकेट, यानी जब व्यक्ति अपनी जेब से कर देता है तो वो प्रत्यक्ष कर होता है। पर्सन कोलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम कस्टमर पेज टू गवर्नमेंट, जैसे हमने कहा दुकानदार जो है हमसे जीएसटी लेता है और जीएसटी भरता कौन है। अब आप ये बताइएगा आईटीआर कौन भरता है, आपको खुद को ही भरना है, लेकिन क्या कभी आपने जीएसटी भरा है क्या? नहीं भरा ना। आपके लिए आपको किसी जीएसटी नंबर की आवश्यकता होती है क्या? नहीं, आप दुकानदार को दे देते हैं, दुकानदार सरकार को दे देता है, यानी वो सरकार तक टैक्स पहुंचा है, अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचा है। लेकिन जो आपके इनकम पे टैक्स लगा वो आपने कैसे पहुंचाया? वो तो आपने खुद आईटीआर भरी और उसके माध्यम से जो है आपके वैसे ही सैलरी से डिडक्ट होता रहता है वो, है ना। तो आपको खुद को ही वहन करना पड़ता है, तो कोई दूसरा नहीं करता है। तो ये उम्मीद है समझ में आ गई होगी। लास्ट टाइम मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ऐसी आय जिसमें न तो सरकार की परिसंपत्ति कम होती है न ही कोई देनदारी बढ़ती है, यानी न तो कोई एसेट्स है वो कम होती है और न ही कोई लाइबिलिटीज है जो बढ़ती है, दोनों में से कुछ भी नहीं होता। तो ऐसी आय को हम रेवेन्यू इनकम कहते हैं, राजस्व आय के नाम से जानते हैं। आ गया होगा समझ में? नहीं आए तो एक बार फिर से सुनिएगा, आराम से समझ में आएगा। ये बिल्कुल अगर जिस किसी की इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आराम से, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान पूर्वक क्लास के साथ में जुड़े रहिएगा दोस्तों। अब हम बात करें पूंजीगत आय की, क्योंकि जब हम बात करते हैं बजट क्या है, बजट होता है सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा। तो हम पहले तो यही देखना पड़ेगा ना कि सरकार की आय आती कहाँ कहाँ से है, और व्यय हम देखें कि सरकार का पैसा जाता कहाँ कहाँ है, कौन सी कुछ चीजों को हम आय में शामिल करते हैं, कौन से व्यय को किस रूप में बांटते हैं, उसके बाद में तो हम बजट का निर्माण जो है वो कर पाएंगे। पूंजीगत आय की बात करें तो पूंजीगत आय में जहां पर हम बात कर रहे थे परिसंपत्ति की, यानी ऐसी आय दोनों में से एक होगा, या देनदारी। समझिएगा इस बात को, या तो क्या होगा परिसंपत्ति कम हो जाएगी या देनदारी बढ़ जाएगी, दोनों में से एक काम तो आपका होना ही होना है। जैसे मान लीजिएगा आपने ऋण ले लिया, सरकार ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक से ऋण लेकर के आ गई, अब इनकम आ गई, फिर मैंने ये भी तो कहा ना कि ज्यादातर एक बार ही होती है, और सरकार ऋण लेकर के तो आ गई, लेकिन सरकार की देनदारियों में बढ़ोतरी हो गई कि नहीं होगी, उसको देना है कि नहीं देना। अब सरकार की कंपनी है, जैसे मान लीजिएगा बीएसएनएल थी, अभी नहीं है ना बीएसएनएल, तो बीएसएनएल को वो क्या कर देती है, बेच देती है। तो बीएसएनएल से जो सरकार को इनकम हो रही थी वो नहीं आ रही है, क्योंकि जो हमें कमा के दे रहा है ना वो हमारी संपत्ति है। अगर हमने पैसा किसी को ब्याज पे दे रखा है तो वो हमारी संपत्ति है, क्योंकि उससे हमारे पास में अर्निंग आ रही है। हमारे पास में एक मकान है, उसका किराया आ रहा है, तो वो हमारी संपत्ति है। लेकिन हमने पैसा किसी से ले रखा है उधार, तो वो हमारी देनदारी है, हमें उसको कहीं ना कहीं देना है, वो लाइबिलिटीज है हमारी। जब हम ये देखते हैं ना कि अपनी लाइबिलिटीज कौन सी, हमें किस किस को क्या क्या देना है, तो वो देनदारी में आता है। तो पूंजीगत आय वो आय होती है जिसमें या तो सरकार की संपत्ति कम हो जाएगी, उसने बीएसएनएल बेचा तो संपत्ति तो कम हो गई ना, लोन लिया तो देनदारी बढ़ गई ना, तो यानी या तो संपत्ति कम होगी या सरकार के दायित्वों में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी आय को हम क्या कहते हैं, पूंजीगत आय के नाम से जानते हैं। आइएगा समझते हैं कौन कौन से उदाहरण के माध्यम से देखें हम कि कौन कौन सी जो है वो कौन कौन सी श्रेणी में आती है। अब यहाँ सबसे पहले देखो हमने लिखा है ऋणों की वसूली। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने किसी कंपनी को या किसी को केंद्र ने राज्यों को या किसी को लोन दे रखा है, उस लोन पे उसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मतलब वो संपत्ति है। अब सरकार, केंद्र सरकार जब इस दिए हुए लोन को वापस ले लेगी, अब जैसे मान लीजिएगा बैंक ने किसी व्यक्ति को होम लोन दे रखा है, तो वो होम लोन के पैसे जो है बैंक की क्या है, संपत्ति है, उसका ब्याज आ रहा है ना। अब वो होम लोन व्यक्ति वापस कर देता है तो उसकी संपत्ति उसके पास में क्या हो गई, वापस आ गई, तो वो इनकम जो है वो आनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी,
है ना। तो ऋणों की वसूली, जब हम दिया हुआ लोन वापस ले लेते हैं तो वो हमारी क्या होगी, पूंजीगत होगी। जो हमारा पैसा था वो तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब हमसे वो इनकम तो नहीं हो रही ना, तो ऋणों की वसूली। इसके अलावा विनिवेश, विनिवेश किसे कहते हैं हम, देखिए किस, डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पैसा डालना, विनिवेश पैसा निकालना। कोई सरकार की कोई कंपनी है जैसे बीएसएनएल और बहुत सारी, अभी तो एलआईसी वगैरह उनमें विनिवेश होता रहा है, मतलब उसमें से क्या करते हैं 30% 40% हिस्सा अपने बेच देते हैं, उससे जो हमारे पास में इनकम आई वो एक बार आ तो गई, लेकिन हमारी एसेट्स तो कम हो गई ना, हमारी संपत्ति तो कम हो गई ना। तो ऐसी आय को हम क्या कहेंगे, पूंजीगत आय से, जिसमें हमारी पूंजी पर इफेक्ट आता है। इसके अलावा ऋण हमने किसी से ले लिया, बोरोविंग, है ना, यहाँ तो देखिएगा दिया हुआ ऋण हमने वापस ले लिया तो हमारी एसेट्स हमारे पास में वापस आ गई, ब्याज नहीं आ रहा। हमने किसी से लोन ले लिया है तो वो हमारी क्या हो गई, देनदारी बढ़ गई। इसके अलावा अन्य देयताएं हैं सरकार की, जैसे पीएफ का पैसा हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, जो कर्मचारियों से ले रखा है, वो है तो देनदारी ना, उसको वापस नहीं देना क्या। राष्ट्रीय बचत, लघु बचत, कर्मचारी निधि हो गई, डाकघर बचत हो गई, ये एक बार सरकार ने पैसा ले तो लिया, लेकिन सरकार की देनदारी तो है ना, भी सरकार की देनदारी तो है ना। जब पीएफ का पैसा आया, राष्ट्रीय लघु बचत का पैसा आया, तो ये सारा पैसा आए तो है, लेकिन इस आय से हो क्या रहा है, इससे या तो हमारी संपत्ति कम हो रही है या हमारी देनदारी बढ़ रही है। ये सारी जो चीजें हैं वो देनदारी को बढ़ा रही हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, पूंजीगत आय के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे पूंजी के ऊपर इफेक्ट आता है। कोई दिक्कत इसमें मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इसके बाद में सरकार का व्यय, सरकार का खर्च कहाँ कहाँ होता है। तो एक बार फिर से दोहरा दूं कि आय और व्यय के अंदर जो हमारा डिफरेंस रह गया उसके विषय में हम बात करें, राजस्व आय और पूंजीगत आय। राजस्व आय और पूंजीगत आय, राजस्व आय वो आय होगी जिसमें न तो हमारी परिसंपत्ति कम होती है, न ही हमारी कोई देनदारी बढ़ती है, ये रेगुलर हमें जो है वो प्राप्त होती रहती है। पूंजीगत आय कौन सी होगी, जिसमें या तो हमारी संपत्ति कम हो गई या हमारी देनदारी बढ़ गई, ये दो चीजें इसमें होती है दोस्तों। अब हम बात करें आय हो गई तो व्यय, सरकार का व्यय कहाँ कहाँ पर होता है, उसी प्रकार से राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय होता है दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2017-18 से सरकारी व्यय को राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के रूप में दिखाया जाता है। इससे पहले हम देखते थे योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय के रूप में। 17-18 से कैसे करते हैं काउंट, जो जब बजट बनेगा तो आकलन कैसे होगा, राजस्व व्यय का और सरकारी व्यय के रूप में होता है। तो सरकारी व्यय जो है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के रूप में हम देखते हैं, इससे पहले योजनागत और गैर योजनागत होता था। अब हम देखें सरकार का व्यय, तो एक तो हो गया राजस्व व्यय और एक हो गया पूंजीगत व्यय। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया। राजस्व व्यय कौन सा होगा, ये चालू व्यय होते हैं जो प्रशासन को, जो सरकार को चलाने के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। ये देखिए रेगुलर होगा। देखिए जब इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा, जब हम पैसा खर्च करते हैं, मान लीजिएगा आप घर पे बाइक लेके आए, अब बाइक लाने के बाद में आपकी फीलिंग क्या आती है, अब पैसा तो लगा है ना, आप कहेंगे चलो पैसा तो लग गया लेकिन कोई चीज तो बनी ना। आपने एक नया मकान ले लिया, अब मकान लिया तो अपने पैसा तो लग गया, लेकिन आपके अंदर फीलिंग क्या आती है, चलो पैसा लग गया, कोई संपत्ति तो आई ना। लेकिन आप मान लीजिएगा बीमार हो गए, आपका पैसा लग गया, है ना, आपकी सैलरी बढ़ गई, आपने पार्टी की, उसका पैसा लग गया। अब वो जो पैसा लगा बीमारी पे या पार्टी पे, वो जो पैसा लगा, क्या उससे आपको संतुष्टि होती है क्या, क्या आप ऐसा कहते हैं भी चलो लग गया कोई बात नहीं। हम इंजॉय को जरूर मान लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि भी चलो कोई चीज तो बन गई ना, या हमारी कोई देनदारी कम हो गई, या फिर हमने कहा भी हमारे पास में पैसा आया, हमें किसी का कई सालों से उधार चुकाना था, हमने उसको पैसे दे दिए, तो हम क्या कहेंगे, चलो पैसे तो लगे लेकिन हमारी देनदारियां तो कम हो गई ना। तो ये जो व्यय है किस तरह से किया जा रहा है उसी आधार पर हम देखते हैं। तो राजस्व व्यय ऐसा व्यय होगा, न तो इससे किसी परिसंपत्ति का निर्माण होता है और न ही कोई देनदारी कम होती है। सीधी सी बात माने, खाया पिया कुछ नहीं, प्लेटें तोड़ी अलग से, वो वाली बात आती है। यानी हमारे हाथ में तो कुछ नहीं आया, खर्चा लग गया, लेकिन ये खर्चा भी जरूरी होता है, क्योंकि प्रशासन को चलाने के लिए, जैसे जो कर्मचारी उनको जो सैलरी वगैरह दी जाती है, स्ट्रीट लाइटें जलती हैं, सब कुछ है ना, वो जो खर्चा लगता है वो सरकार को चलाने के लिए जरूरी होता है। तो ऐसे व्यय को हम क्या कहते हैं, राजस्व व्यय, और ये रेगुलर हमारा लगता ही है। पूंजीगत व्यय कौन सा होगा, हमारा पैसा जाएगा तो हमारी या तो कोई संपत्ति बन गई या हमारी देनदारी कम हो गई। जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया ना, सरकार ने कोई एक नई फैक्ट्री डाल ली,
अब पैसा तो लगाना, लेकिन वो पैसा कौन सा है, कौन सा खर्च है, राजस्व तो है नहीं, क्योंकि इससे हमारी क्या होगी, संपत्ति तो निर्मित होगी ना, इन फ्यूचर क्या होगा, उससे इनकम आएगी दोस्तों। तो पूंजीगत व्यय वो होगा जिसको खर्च करने पर या तो हमारी कोई परिसंपत्ति बनती है या हमारी कोई देनदारी कम हो जाती है। अब हम बात करें राजस्व व्यय की, एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं। यह सरकार का कौन सा व्यय होता है, चालू व्यय होता है। इससे न तो किसी परिसंपत्ति का निर्माण होता है और न ही कोई सरकार की देनदारी कम होती है। दोस्तों सरकार के पास में आय आई, अब उसमें वो क्या कर रही है, दो प्रकार के खर्च कर रही है कि या तो मान लीजिएगा उसने कोई फैक्ट्री डाल ली या फिर उसने कोई देनदारी उसकी कम कर ली, तो दोनों स्थिति में वो राजस्व व्यय तो होगा नहीं। तो ऐसा व्यय जिसमें न तो उसकी परिसंपत्ति बनी और न ही उसकी कोई देनदारी कम हुई, जैसे कर्मचारी का वेतन उसने दिया, हर महीने देना पड़ता है। अब कर्मचारी का वेतन देने से कौन सी उसकी संपत्ति बन गई और कौन सी उसकी देनदारियां कम हो गई, दोस्तों कुछ नहीं हुआ ना। तो ऐसा व्यय क्या कहलाएगा, राजस्व व्यय के नाम से जाना जाता है। जैसे ब्याज भुगतान, अब हमने जो पैसा मान लीजिएगा उधार ले रखा है, उसके ऊपर क्या देना पड़ता है, ब्याज। तो वो तो कंसिस्टेंटली जा ही रहा है, नियमित रूप से जा ही रहा है, उसके बदले हमें क्या मिला, कोई संपत्ति मिली क्या, नहीं, कोई देनदारी कम हुई क्या, नहीं। मूल अगर देते तो फिर कुछ और बात होती। इसके अलावा कर्मचारियों का वेतन है, पेंशन जो दी जाती है, बुजुर्गों को पेंशन देते हैं, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय उसको देते हैं, तो उसे कौन सी परिसंपत्ति निर्मित होती है, कौन सी हमारी देनदारी कम होती है। हाँ, लेकिन प्रशासन को चलाने के लिए ये जरूरी होता है। अनुदान सब्सिडी हमने दे दी। इसके अलावा प्रतिरक्षा पे जो खर्चा लगता है, प्रतिरक्षा में कौन से की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरक्षा दोनों में आता है, राजस्व पूंजीगत में। जब आप उनके वेतन भत्तों की बात करते हैं सैनिकों की, तो वो कौन सा आ गया, राजस्व हो गया। लेकिन जब हम कहें कि हमने कोई टैंक खरीद लिया, कोई नया जहाज खरीद लिया, तो वो संपत्ति तो आ गई ना, तब वो पूंजीगत में चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आराम से समझ गए होंगे, सरकार का ऐसा व्यय जिससे न तो कोई संपत्ति बनी न कोई देनदारी कम हुई, ऐसे व्यय को हम राजस्व व्यय के रूप में देखते हैं। राजस्व व्यय सामान्य प्रशासन व्यवस्था के व्यय होते हैं, इनको चलाना जरूरी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक राजस्व व्यय किस पर खर्च होता है, तो वो होता है ब्याज के भुगतान पर। सरकार को सबसे ज्यादा पिछला जो ब्याज है वो चुकाना पड़ता है पिछले उधार पर, ये सरकार का सबसे बड़ा राजस्व खर्च होता है। फिर हम बात करें पूंजीगत व्यय की, तो पूंजीगत व्यय कौन सा होगा, ऐसा व्यय जिससे या तो क्या हो जाएगी, हमारी परिसंपत्ति बन जाएगी या कोई देयताओं में कमी हो जाएगी। जैसे मान लीजिएगा पूंजीगत व्यय से क्या होगी, या तो देयताएं कम हो जाएगी या हमारी परिसंपत्ति बन जाएगी। जैसे मान लीजिएगा ऋण, जो लोन है, हमने क्या किया, किसी को लोन दे दिया, स्टेट को लोन दिया, यूटी को लोन दिया, सार्वजनिक उपक्रम को हमने लोन दिया, तो वो हमारी क्या है, एसेट्स है ना, उससे हर महीने हर साल ब्याज आना शुरू हो जाएगा। प्रतिरक्षा पे जो हमने खर्च किया, मान लीजिए टैंक वगैरह खरीद लिए, है ना, तो फिर वो कौन से होंगे, पूंजीगत, क्योंकि कोई संपत्ति तो बनी। इसके अलावा अन्य पूंजीगत व्यय है, जैसे सड़क है, रेल मार्ग है, भवन है, विद्युत परियोजना, जल योजना, ये सभी इनकम को बढ़ाती है, ये सरकार की संपत्तियां ही होती है ना, इन रेल मार्ग से पैसा ही तो बनता है, ये सारी संपत्ति, यानी ये जो खर्चा, वो खर्चा जिससे या तो संपत्ति बन रही है या देनदारी कम हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, वो पूंजीगत व्यय कहलाएगा। और ऐसा व्यय जिससे न तो देनदारी कम हो रही है न ही कोई संपत्ति बन रही है, वो राजस्व में आता है। दोस्तों सीधी सी बात माने, राजस्व मतलब राज कार्य के लिए जो होता है, पूंजीगत जो पूंजी निर्माण के लिए होता है या खर्चों को चुकाने के लिए होता है। ये हमने देखा कि सरकार जो है, जब हम बजट की बात करते हैं, हम कहते हैं कि बजट के आय और व्यय का लेखा जोखा, तो हमने देखा सरकार की आय कौन सी होती है, राजस्व आय पूंजीगत आय होती है। राजस्व आय को हम कर और गैर कर वाली मानते हैं, कर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष था। फिर होती है हमारी पूंजीगत आय। उसी प्रकार से व्यय की बात करें तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, दो प्रकार के व्यय हमारे पास में आते हैं। आगे हम देखें बजट निर्माण की बात करें, तो सबसे पहले ये देखें कि बजट निर्माण में कौन कौन सी संस्थाएं सहयोगी होती हैं। तो वित्त मंत्रालय सबसे ज्यादा काम तो इसी का है। इसके अलावा नीति आयोग का भी होता है। पहले योजना आयोग, ये कार्य कौन करता था, योजना आयोग। कई किताबों में आपको योजना आयोग लिखा हुआ मिल जाएगा। प्रशासनिक मंत्रालय है, केग है। अब वित्त मंत्रालय क्या करता है, संसाधनों का एकत्रीकरण करता है, विभिन्न डिपार्टमेंट में समन्वय करने का काम करता है, प्रारंभ से लेकर अंतिम तक सारे काम करने तो इसको ही है। नीति आयोग या योजना आयोग क्या करता है कि जो भी योजनाएं बनी उनमें से प्राथमिकताओं को तय करता है, कौन सी को पहले लागू करना है, कौन सी का संसाधन कहां से आएगा, ये सारा ये तय करता है। दोस्तों कौन, नीति आयोग। प्रशासनिक मंत्रालय, जो भी हमारे प्रशासन है, डिपार्टमेंट है,
वो सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है बजट में सहयोग करते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं और ये सब तो उनको सहयोगी के रूप में कार्य करता ही करता है। बजट निर्माण प्रक्रिया के 5 चरण हमने माने हैं। कौन-कौन से हैं? इन्हीं 5 चरणों को देखेंगे हम। इस क्लास में तो हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन देख ले 5 चरण कौन-कौन से हैं। पहला चरण है बजट का प्राक्कलन या उसकी रूपरेखा तैयार करना। दूसरा उसके दस्तावेज तैयार करना। तीसरा संसद से स्वीकृति लेना और चौथा है बजट का क्रियान्वयन और लास्ट हो गया वित्तीय कोषों का लेखांकन या लेखा का परीक्षण करना। दोस्तों ये पूरी की पूरी बजट निर्माण की प्रक्रिया है जो हमारे सिलेबस में है ना। जब हम घाटों की बात करेंगे तो घाटे तो फिर राजस्व नीति के अंतर्गत आता है दोस्तों। हमारा जो हमारा लोक वित्त वाला टॉपिक है वहां पर हम उसको देखते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ नई बातें सीखी होंगी। आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा जिन बच्चों ने पहली बार पढ़ा है थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन मैंने बहुत आराम से बताया है, फिर से सुनोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस टॉपिक को पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।